Class, today I am going to teach about the subject Business Studies, Class 11, Chapter 7 and its part 2nd. In the last video, I have already discussed about the first part, that is the meaning of business finance, nature and significance of business finance, and thirdly, I have discussed about the source of business finance, owner fund and borrowed fund. In this video, we will discuss against the source of rising finance and the source of rising finance on the basis of ownership. The business finance are source of business finance are divided into two parts. First is the owner fund and second is the borrowed fund. ओनर फंड एंड द प्रोपरेटर या बिजनेसमैन कहाँ से अपने मतलब कि फंड्स को, अपने फाइनेंस को कहाँ से इशू कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, वो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइजिंग अर्निंग, GDR, ADR एंड IDR. GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट. बोरोड फंड कहाँ से वो लोग फंड को बोरो कर सकते हैं, वो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल बैंक, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड डिपॉजिट एंड इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट. Then the first point is the owner fund. Owner fund are issued by the equity shares and preference share. In your syllabus, only two topics are नहीं, ओनर फंड्स जो है वो कहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, कहाँ से राइज किया जाता है, वो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. फिर उसके बाद है रिटेन अर्निंग, GDR, ADR एंड IDR. तो इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी. Equity shares are those shares which do not carry any special and preferential right in the payment of annual dividend and repayment of capital. This capital rise by issue of equity share is known as equity share capital. इक्विटी शेयर्स होता क्या है? ये इक्विटी शेयर्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जो हम लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है अपने फर्म को राइज कर सकती है. कैसे? अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास में इसके पूरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर्स कैसे है, क्या किस तरह से कंपनी अपने फंड्स को राइज करती है. तो यहाँ पे हम फिर से एक बार इसको समझाएंगे. जब भी कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है कि वो उस की बिज़नेस को वो एकदम स्मूथली कर सके. तो कंपनी जो है वो एक शेयर इशू करती है. शेयर क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल. ये बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कैपिटल का. और ये जो अमाउंट जो लिया जाता है वो पब्लिक से लिया जाता है. मतलब जैसे हम लोग एक पब्लिक हैं इस कंट्री के, तो हम लोगों से कंपनी जो है एज अ शेयर के नाम पर पैसा लेती है. और हम लोग जनरल जो पब्लिक है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने छोटे छोटे से अमाउंट को सेव करते हैं. तो उस पैसे को बैंक में ना सेव करके हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं. अब कंपनी हमको इसका रिटर्न क्या देती है? कंपनी बिजनेस करेगी उस पैसे से. अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी हमको उसको विथ प्रॉफिट के साथ रिटर्न करेगी. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो पैसा होता है, शेयर्स जो अमाउंट होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं होते. अगर किसी का कोई लॉस होगा तो हमारी पर्सनली चीज़ कुछ भी नहीं जाएगी. तो इसी तरह से कंपनी जो है जब हमसे पैसा लेगी किस फॉर्म में, शेयर. और हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है? तो कंपनी अपना एक शेयर इशू करती है और उसके थ्रू कंपनी अपने फंड को राइज करेगी और उसको इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न करेगी. और हमको प्रॉफिट का अमाउंट एक फिक्स परसेंटेज पूरा इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कितना किसको देना है. वो उस फिक्स परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा दिया जाएगा. और उस अमाउंट को, प्रॉफिट को यहाँ पे क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स में? डिविडेंड. तो याद रखिएगा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट दिया जाता है जब एंड ईयर जो है वो ख़त्म होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर. ये फिक्स होता है कि कितने साल क्या है,
ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसीलिए इसमें लिखा है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय द कंपनी। इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल एंड प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर्स के लिए क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी पर्सन इस शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको कहा गया इक्विटी शेयर होल्डर। अब वो ओनर होते हैं कंपनी के। अगर कंपनी का कोई लॉस होगा तो कंपनी इसमें कोई भी वादा नहीं करती है कि उनको एनुअल डिविडेंड पेमेंट करेगी, सिर्फ किसको, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को। द कैपिटल राइज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज अ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। जो भी कैपिटल इक्विटी शेयर से कंपनी के पास आया उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। द फंड राइजिंग बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर आर नोन एज ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड। जो भी फंड इक्विटी शेयर से होल्ड हुआ हो, राइज किया गया हो, उसको बोला जाएगा ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड। द रेट ऑफ द डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स। डिविडेंड का रेट का इससे क्या मतलब हुआ कि हर कंपनी जो है एक डिविडेंड प्रॉफिट का एक अमाउंट फिक्स करती है कि हमको अपने शेयर होल्डर्स को कितना देना। बहुत तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, मगर इक्विटी शेयर होल्डर एक ऐसा शेयर होल्डर होते हैं जिनके में रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं किया जाता है। They receive what is left after all other claim of the company's income and asset have been settled। और इनको तब पैसा मिलेगा, तब वो पैसा एज अ डिविडेंड रिसीव करेंगे जब कंपनी सारे क्लेम, सारे जिससे भी उधार ली होगी या जिसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोगों को पेमेंट करने के बाद ही सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है, इनके पास वोटिंग राइट होता है। मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर वोट करते हैं, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओनर होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के। दे एंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज द रिस्क ऑफ ओनरशिप। तो इसमें क्या है कि शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है। दूसरा, दे इंजॉय रिवॉर्ड एज वेल एज अ बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। क्योंकि ये ओनर होते हैं इसीलिए ये रिवॉर्ड को भी लेंगे, और अगर कोई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क है, तो दे आल्सो बियर अ रिस्क, दे आल्सो सफ़र अ लॉसेस। तो therefore their liability is limited to the extent of the capital provided by them in the company। अब फिर उसके बाद है जो इनकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जितना ये लोग पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, सिर्फ उनका उतना ही पैसे का लॉस होगा इन केस अगर लॉस हुआ। और उसके बाद अगर लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट है तो वो डिविडेंड अर्न करेंगे, लॉस होता है तो उतना ही लॉस होगा जितना इन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। इनकी पर्सनली कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। सेकेंड पॉइंट है प्रीफरेंस शेयर्स। तो प्रीफरेंस शेयर्स थोड़ा सा इसका दूसरा ये फॉर्म है प्रीफरेंस शेयर। इससे भी कंपनी जो है अपने फंड को राइज करती है। द मनी ऑब्टेन बाय इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। जो भी प्रीफरेंस शेयर से जो भी अमाउंट क्या है, जो भी मनी ऑब्टेन हुआ हो वो होता है कैपिटल, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप लोगों को माइंड में प्रेफरेंस क्या है और इक्विटी क्या है, तो ये तुम लोगों को खुद से माइंड में फिक्स करना है। इक्विटी शेयर होल्डर जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे माइंड में तुरंत सेट करना है, ये ओनर होते हैं रियल, इनको डिविडेंड नहीं फिक्स किया जाता। और तीसरी चीज़, इनके ऊपर जो होती है वो ये लॉसेस को भी बियर करते हैं, ये सबसे लास्ट में अपने प्रॉफिट को लेते हैं और इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। 4-5 पॉइंट इसको माइंड में फिक्स करना है। सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि जो भी मनी ऑब्टेन होगा प्रेफरेंस शेयर से, कंपनी एक शेयर इशू करती है और उसके थ्रू पैसा राइज करती है, तो उसको कहा जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है
इसकी दो कैरेक्टर। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय द टू प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। इनके ऊपर दो प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंस का मतलब एक एडवांटेजेस ही, इनको दो एडवांटेजेस दिया जाता है जो कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर फॉर इक्विटी शेयर। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और किससे पहले मिलता है? इससे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही इनको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स कर दिया जाता है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में अपने डिविडेंड लेंगे, उससे पहले ही इनका फिक्स रेट है। जब कोई भी शेयर होल्डर ऐसा प्रेफरेंस शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या मिलता है, उसका रेट फिक्स कर दिया जाता है कि हर साल आपको 10% ऐसा डिविडेंड मिलेगा, तो 10 से 11% नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप of the company, their deposit is returned before any payment is made to equity shareholder, but after the claim of the company's creditor has been settled. अब यहाँ पे प्रेफरेंस, जब कंपनी वाइंड अप होने लगे, बंद होने लगे, उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होगा कि उनको सबसे पहले रिटर्न कर दिया जाएगा जो भी उनका होगा। मगर किसके बाद किया जाएगा? जितने भी क्रेडिटर होंगे कंपनी के, पहले क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। किस सिचुएशन में? वाइंड अप की सिचुएशन में। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थर्ड है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है? प्रेफरेंस retain earning refer to that portion of profit which is not distributed among the shareholder as a dividend but it is retained in the business for use in future। तो कभी कभी होता है कि कंपनी हर साल, हमेशा कंपनी हर साल कुछ प्रॉफिट एज अ रिटेन अर्निंग के नाम से रखती है कि वो हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट फिक्स करके उसको एक मतलब कि एक पैसा को कलेक्ट करती है, जिसको कहा गया रिटेन अर्निंग। दूसरे फॉर्म में कहा जाएगा, दूसरा नाम है इसका सेल्फ अर्निंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये तीन नाम से जाना जाता है। अगर कभी भी कुछ पूछ लिया जाए प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है या सेल्फ फाइनेंसिंग क्या होता है, तो उसका वही मीनिंग होगा रिटेन अर्निंग। कंपनी इसको सिर्फ किस पर्पज़ के लिए रखती है? जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन पड़े तो वो यही रिटेन अर्निंग का यूज़ कर सके अपने कंपनी को स्मूथली वर्क करने के लिए। द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लगिंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चर लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुआ ऑल ओवर। थर्ड है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट क्या होता है? द लोकल करेंसी ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड बाय द डिपॉजिटरी बैंक विच इन टर्न issues the depository receipt against these shares, known as global depository receipt। अब यहाँ पे इसको हम पूरी तरह से इस फ्लो चार्ट से समझाते हैं कि इंडियन कंपनी, हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हमारी कंपनी ग्लोबली वर्क करने लगती है, बहुत ज़्यादा शेयर इशू करती है। इंडियन कंपनीज कुछ शेयर इंडियन पब्लिक से लेती है। उसका ये वांट हुआ कि हम कुछ हमारे शेयर होल्डर फॉरेनर हो। अब फॉरेनर हो तो फॉरेनर कभी भी कोई भी दूसरी कंट्री में अगर पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने ही करेंसी में करेंगे। और इंडियन करेंसी क्या है? हमारी लोकल करेंसी क्या है? वो है रुपी। तो इंडियन कंपनी शेयर ऑफ द लोकल करेंसी, उसकी लोकल करेंसी होगी, तो वो जाएगी, एक डिपॉजिटरी बैंक बना होता है, वहाँ पर जा कर के इस चीज़ को करती है। और डिपॉजिटरी बैंक एक इशू करता है डिपॉजिटरी रिसिट अगेंस्ट दिस। जितना शेयर वो यहाँ पर डिपॉजिटरी बैंक में सबमिट देगी उतने ही जो है उसको डिपॉजिटरी रिसिट मिल जाएगी। और वो डिपॉजिटरी रिसिट किसके फॉर्म में होता है? डॉलर के फॉर्म में होता है। और इसी को ही कहा गया है GDR। GDR कोई फॉरेन जो इन्वेस्टर होगा, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा, वो इंडियन
इंडिया के कंट्री में आकर के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंडियन करेंसी में नहीं करेगा, वो किस में करेगा, फॉरेन करेंसी, जो कि उसकी करेंसी डॉलर होगी। तो वो डिपॉजिट रिसिप्ट को एज अ डॉलर परचेज कर लेगा और फिर वो कन्वर्ट होकर के इंडियन कंपनी में एज अ करेंसी इंडियन करेंसी के उसमें मिल जाएगी। तो यही चीज़ है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, द लोकल करेंसी ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर बाई टू द डिपॉजिटरी बैंक। जो लोकल करेंसी होगी कंपनी की वो कहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, डिपॉजिटरी बैंक में, विच इन रिटर्न इशू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट दिस शेयर। तो फिर वो क्या इशू करेगा, डिपॉजिटरी बैंक एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा जितना भी शेयर हमारे इंडियन कंपनीज उसको देगी। तो उसी को कहा गया है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR डोमिनेटेड इन US डॉलर, तो इसीलिए इसको डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट भी बोला गया है। आई होप you can understand all 4 points very well. You have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you.